कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, एक बार फिर भूगोल के छठे अध्याय का अगला कर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वर्चुअल कक्षा में आपने पीछे के लेक्चर में देखा कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। इसमें से आकार के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर मैंने आपको कितने प्रकार के उद्योग हैं वो समझा दिया था। अभी आपके समक्ष दो प्रकार के आधार पर हम औद्योगिक इकाइयों की गणना करेंगे, जिसमें से तीसरा है उत्पादन के आधार पर, उत्पाद के आधार पर या उत्पादन के आधार पर। तो उत्पाद या उत्पादन के आधार पर हम दो तरह की औद्योगिक ढांचे, दो तरह की औद्योगिक इकाइयां पाते हैं, जिसमें से पहला है आधारभूत और दूसरा है उपभोक्ता सामान। तो पहले हम आधारभूत की बात कर लें। आप ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो मैं आपको यहां बता दूं, आधारभूत उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिन पर अन्य उद्योग आधारित होते हैं। आधारभूत उद्योग के उत्पाद दूसरे अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग। आप जानते हैं दुनिया भर की सारी मशीनरी, एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता है इस्पात से, लोहे से। तो लोहा ऐसे तमाम उद्योगों के लिए आधारभूत उद्योग है। तो इस प्रकार लोहा आधारभूत उद्योग है। अब हम देखते हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता सामान। उपभोक्ता सामान क्या है? उपभोक्ता वस्तु के द्वारा ऐसे उत्पादों का उत्पादन किया जाता है जिनका उपयोग उपभोक्ता सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से करता है। जैसे चाय उद्योग है, साबुन उद्योग है, कागज उद्योग है, श्रृंगार के सामान का उद्योग है, टेलीविजन है। तो जिसका मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है, ऐसे सामान, ऐसे उत्पाद जहां बनाए जाते हैं, उस प्रकार के उद्योगों को हम उपभोक्ता सामान का उद्योग कहते हैं। क्या ठीक है? अब हम बात करते हैं चौथे की, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी जो औद्योगिक ढांचा खड़ा किया गया है, जिस भी उत्पादन के लिए खड़ा किया गया हो, लेकिन उसमें जो पूंजी लगी है वो किसकी है, यानी मालिकाना हक किसका है। इस आधार पर हम देखते हैं दुनिया में तीन प्रकार के उद्योग दिखाई देते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो आइए बारी बारी से इसको भी समझते हैं हम लोग। तो बच्चों, पहला है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या मतलब हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ऐसे उद्योग धंधों की स्थापना जिसे सरकार ने अपने पूंजी से स्थापित किया हो और श्रमिक हायर करके, यानी मजदूरों को मजदूरी दे करके उन्हें उन कारखानों में नियुक्त किया है। ऐसे उद्योगों को हम सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कहते हैं, यानी इसका नियंत्रण सरकार के अधीन होता है। ठीक है? ज्यादातर हम पाते हैं कि समाजवादी देश जो अपने जनता के कल्याण के लिए ज्यादा नीतियां तैयार करते हैं, ऐसे देशों में हमको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ज्यादा मिलते हैं, जैसे भारत। ठीक है? अब हम दूसरे की बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बाद निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बिना सरकारी
पूंजी के, अपनी पूंजी से कोई उद्यम खड़ा करना, इसे हम निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए अंबानी द्वारा मोबाइल बनाने का कोई कारखाना स्थापित करना, या इसी प्रकार और बहुत सारे उद्यमी हैं जो अपनी पूंजी से बड़े बड़े कल कारखाने लगाते हैं, तो इन्हें हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इसमें सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है, सरकार उन्हें लाइसेंस जारी करती है, कुछ सहयोग भी प्रदान करती है, लेकिन संपूर्ण पूंजी, लाभांश और जो क्रियाविधि है, यानी कि उस कल कारखानों में श्रमिकों को रखना, उत्पादित वस्तुओं को किस आधार पर किस प्रकार बाजारों में पहुंचाना, ये सारा नियंत्रण निजी क्षेत्र के उस उद्यमी के हाथ में होता है जो अपनी पूंजी से उस कारखाने को खड़ा करता है। और एक तीसरा भी है जिसे हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र वह होता है जिन औद्योगिक क्षेत्रों का संचालन और उनका संपादन सरकार और कोई निजी व्यक्ति, इन दोनों का स्वामित्व संयुक्त रूप से होता है, वहां उस संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के रूप में उसको जाना जाता है। यानी वो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग होता है, यानी वहां सरकार और निजी व्यक्ति, ये दोनों का सहयोग होता है, दोनों की पूंजी लगी होती है और दोनों के सहयोग से यह उद्यम चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है। आपने भली भांति समझ लिया। आइए अब हम इसको इन बिंदुओं को हटा करके नए बिंदु डालते हैं और फिर आपको उन नए बिंदुओं को समझाते हैं। बच्चों, अब हम आपकी पुस्तक में 2 विशिष्ट उद्योगों के बारे में उल्लेख किया गया है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो 2 उद्योग हैं, लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। यानी एक खनिज आधारित उद्योग है और दूसरा कृषि आधारित उद्योग है। तो सबसे पहले हम लोग लौह इस्पात उद्योग की बात करेंगे। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय कौन सा युग चल रहा है, तो हम यही कहते हैं कि लौह युग चल रहा है, क्योंकि हमारी हर औद्योगिक इकाइयां लोहे पर आश्रित हैं। लोहा हमारे जीवन में पूरी तरह से हर क्षेत्र में सम्मिलित है, इसीलिए आज के समय को हम लौह युग के नाम से जानते हैं। लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। यह उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराता है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो लोहा एक आधारभूत उद्योग भी है। बात करें कि लौह इस्पात उद्योग में कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, तो यह उद्योग बड़ी मात्रा में जिस कच्चे माल का उपयोग करता है वो लौह अयस्क है। वो अनगढ़ पिंड जो जमीन में से खोद कर निकाला जाता है, जिसे हम लौह अयस्क कहते हैं, उसमें बड़ी मात्रा में तमाम मिट्टी और धूल और गंदगी भी लगी होती है, जिसे लोह पिंड बनाने से पहले साफ करके हटाना पड़ता है। साथ ही साथ चूने का पत्थर, कोयला और मैग्नीज, ये सारी चीजें लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एक लौह इस्पात कारखाने में लोहे के पिंड कैसे बनाए जाते हैं। धमन भट्टियां होती हैं, जिसे हम ताप भट्टी कहते हैं। इस ताप भट्टी में लोहे को गलाकर उसकी अशुद्धता पहले दूर की जाती है। लोहे को गलाने के लिए इसको उच्च तापमान में एक तरीके से
उसको ताप दिया जाता है, गर्मी दी जाती है ताकि वो पिघल जाए। आपने किसी छोटे मोटे लोहार को देखा होगा कि किस तरह से वो भट्ठी में लोहे को गर्म करता है, लोहा बिल्कुल तप्त और लाल हो जाता है। अगर लोहार लगातार उसको और भी ताप देता जाए तो लोहा पिघल जाता है। इसी प्रकार इन बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में जो ताप भट्टी, जो धमन भट्टी होती है, उसमें लोहे को पिघलाया जाता है और उस पे पहले चूने का पत्थर और कोक डाला जाता है। अब आप ये जानिए कि चूने का पत्थर क्यों डाला जाता है। बच्चों, शायद आपने देखा होगा कि जब कोई मिठाई बनाने वाला हलवाई शीरा बनाने के लिए चीनी को पानी में डाल के गर्म करता है तो शीरा बिल्कुल गंदा होता है, क्योंकि चीनी की अशुद्धि उसमें मिली होती है। जब वो शीरा खौलने लगता है तो हलवाई उसमें थोड़ा सा दूध डाल देता है। ये दूध क्या कार्य करता है? उस शीरे की अशुद्धि को नीचे से ऊपर ला देता है और मिठाई वाला उसको छन्ने से साफ कर देता है। शीरा बिल्कुल पारदर्शी और साफ हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जो लौहपिंड जमीन में से निकाला जाता है, मैंने पहले ही बताया कि उसमें तमाम अशुद्धियां, तमाम गंदगी, धूल मिट्टी इत्यादि होती है। जब ये कोक और चूना पत्थर डाला जाता है तो वो पिघलते हुए लोहे की अशुद्धियों को दूर करके उनको हटा देता है। इन अशुद्धियों को निकाल लिया जाता है और फिर शुद्ध लोहे का पिंड हमको प्राप्त होता है। इन लोहे को, पिंडों को हम अलग रखते हैं और बाद में विभिन्न प्रकार के कारखानों में कच्चे माल के प्रयोग के लिए इन लोहे के पिंडों को भेजा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोहा कई उद्योगों के लिए कच्चा माल है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इसीलिए इसको हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। ये बहुत भारी उद्योगों के रूप में लौह इस्पात उद्योग की गणना की जाती है और परंपरागत रूप से बड़े लौह इस्पात उद्योग का जो कारखाना होता है उसकी स्थिति कच्चे माल के स्रोत के निकट होती है। यानी जहां पर लोहा इस्पात, कोयला, मैग्नीज आसपास मिलते हों, चूना पत्थर आसपास मिलते हों, ऐसे क्षेत्रों के बीच में लोहे का उद्योग स्थापित करना ज्यादा उपयुक्त होता है और दुनिया में परंपरागत रूप से ऐसे ही स्थानों पर लोहे इस्पात उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। कभी कभी इनको पत्तनों के समीप भी स्थापित किया जाता है। पत्तन आप समझते होंगे, समुद्र के किनारे का वह हिस्सा जहां से आयात निर्यात किया जाता है, क्योंकि ये भारी पदार्थ होता है। इसलिए ये सुविधाजनक होता है कि लोहा ऐसे स्थान पर बने कि वहीं से उसको जो है अगर विदेशों में निर्यात की आवश्यकता है तो बिना खर्च बढ़ाए उसको किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा कच्चे माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए और भी हमारे परिवहन के साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रेलवे के यार्ड हों जहाँ से वो रेलवे के वैगनों में गुड्स ट्रेनों में लाद करके भारतीय बाजारों में भेजा जा सके, या दूसरी कल कारखानों की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको भेजा जा सके। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग हमारे देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अगर हम इसके पूंजी के संदर्भ में बात करें तो निश्चित रूप से ये पूंजी प्रधान उद्योग है। इस उद्योग का केंद्रीकरण ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप के विकसित देशों में हुआ है। उत्तरी एप्लेसियन पिट्सबर्ग, यानी हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, महान झील प्रदेश जिसमें शिकागो, लॉरेन, क्लीवलैंड, बुफेलो और अटलांटिक तट के स्पेरोज पॉइंट और मोरिसविले के साथ दक्षिणी राज्य अल्बामा आदि उत्तरी अमेरिका के सबसे प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं, जहां बड़े पैमाने पर लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है। पिट्सबर्ग का महत्व अब घट गया है।
यानी अब जितनी बुलंदियां इसने एक समय छुई थी अब उनसे काफी नीचे आ गया है, इसलिए हम इसको जंग का कटोरा भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाए जंग का कटोरा किसे कहते हैं, तो अमेरिका का पिट्सबर्ग अब जो है पहले की तरह लौह इस्पात का निर्माण नहीं करता, काफी नीचे इसका स्तर चला गया है, इसलिए इसको हम जंग का कटोरा कहते हैं। तो ये अमेरिका की बात हुई। अब हम देखें यूरोप में लौह इस्पात उद्योग की क्या स्थिति है, तो हम पाते हैं कि ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन जो आज का है, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये सब लौह इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन का बर्मिंघम और शेफील्ड, जर्मनी का डुइसबर्ग, डोर्टमुंड, ड्यूसडोर्फ और एसेन, ये महत्वपूर्ण वो नगर हैं जहां पर कि लौह इस्पात की बड़ी बड़ी इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसी प्रकार फ्रांस का ली क्रियोसोट और सेंट इटिनी तथा रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क और टूला, इसी प्रकार यूक्रेन का रोंग और दोनेत्स्क प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं। अब जैसा कि मैंने एशिया का भी नाम लिया था, एशिया के भी कई देश लौह इस्पात के क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। एशिया में जापान सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है लौह इस्पात के संदर्भ में, तो नागासाकी, टोक्यो और याकोहामा ये जापान के सबसे महत्वपूर्ण लौह इस्पात केंद्र हैं। चीन का संघाई, वुहान, भारत का जमशेदपुर, बुरहानपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम और भद्रावती, ये सब प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं जहां बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार लौह इस्पात उद्योग आपने पढ़ लिया, ये एक महत्वपूर्ण उद्योग था जो खनिज पर आधारित था। और अब हम बात करते हैं एक अन्य दूसरे महत्वपूर्ण वस्त्र ये उद्योग के बारे में, जिसको हम सूती वस्त्र उद्योग के नाम से जानते हैं। सूती कपड़ा हम सभी लोग पहनते हैं, भारत की जलवायु के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। दुनिया के बहुत सारे देशों में सूती कपड़ा बनाया और पहना जाता है, तो हम इसलिए आपकी पुस्तक में लोहा इस्पात के साथ साथ इसको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूती वस्त्र उद्योग बहुत प्राचीन उद्योग है। प्राचीन काल से ही धागा बनाने, उससे वस्त्र बुनने की प्रक्रिया दुनिया के कई देशों में लगातार होती रही है, जिसमें निर्माण कार्य हथकरघा यानी पहले हाथ से बुना जाता था, फिर बिजली का करघा और आगे चल के बड़े कारखानों में इसका निर्माण किया जाने लगा। इसकी कार्यप्रणाली में अगर हम देखें तो हस्तकरघा, कारखाना और बिजली का जो करघा होता है जिसको हम पावर लूम कहते हैं, इन सब में अलग अलग तरीके की कार्यप्रणाली पाई जाती है। कपास, जैसा कि आप सुन चुके हैं, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ये जिन देशों में अधिक उत्पादित होता है, निश्चित रूप से उन देशों में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ है, वहां पे इसके कारखाने ज़्यादा हैं। इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है और पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है लोहा इस्पात उद्योग की तरह। अर्धकुशल श्रमिकों को भी इस रोजगार में या इस धंधे में या इस उद्योग में स्थापित किया जा सकता है, जो कटाई, कताई, बुनाई, धुनाई इत्यादि का कार्य इसमें करते हैं। बिजली के करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्रम श्रमिकों की आवश्यकता आती है, लेकिन उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और पूंजी भी ज़्यादा लगती है बिजली के कारखानों में। और वही कारखाने जब और डेवलप हो जाते हैं तो बड़े स्तर पर स्थापित हो जाते हैं और सूती वस्त्र की महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी इकाइयों में उनका शुमार होने लगता है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र, ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश और जापान,
ये धागों का आयात करके बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन करते हैं। साथ ही यूरोप विश्व के लगभग आधे कपास का आयात करने वाला महाद्वीप है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जहां सूती वस्त्र कपास का उत्पादन अधिक होता है वहीं सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है, नहीं, वहां तो है ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया, ये दुनिया के दूसरे देशों से जहां पे बड़े पैमाने पर कपास उत्पादित की जाती है, वहां से कपास को मंगा करके और अपने देशों में कपड़ा वस्त्र तैयार करते हैं और बहुत बड़ा बाजार इनका है जहां ये उन कपड़ों को निर्यात कर सकते हैं, करते हैं। अगर हम बात करें कपड़ा निर्माण के बारे में, जैसे अभी अभी मैंने आपको लोहा निर्माण के बारे में प्रक्रिया दिखाई थी, तो जरा आप जानें कि सूती कपड़ा कैसे बनाया जाता है। कपास रुई के रूप में होता है, उस रुई को पहले मशीनों में धुना जाता है, यानी धुन के उसको फुला दिया जाता है। जब ये रुई धुन कर साफ हो जाती है, बीजों से पहले निकाल करके तब इसको धुना जाता है, फिर इस धुनी हुई रुई को कारखानों में हम वीविंग मशीन पर ले जाते हैं, जहां पे रुई को धागा बनाया जाता है। ऐसे आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा, इस तरह के बड़े पैमाने के चरखे इन औद्योगिक इकाइयों में होते हैं जो रुई को धागों में बदल देते हैं और फिर इन धागों का ताना बाना तैयार करके और तब जाकर के बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। इन सूती वस्त्रों को धुला जाता है, रंगा जाता है, तरह तरह की कलाकृतियों की छपाई इन पर की जाती है और तब जाकर के सूती वस्त्र का एक बड़ा संसार हमारे सामने आता है। ठीक है, वर्तमान में सूती ओरिजिनल कपास की जगह कई कृत्रिम रेशे, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी सुधार से इस उद्योग की संरचना में काफ़ी बदलाव भी आया है, जिससे इस ओरिजिनल उद्योग को थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और इससे कई देशों में नकारात्मक प्रवृत्ति भी हमारे सामने देखने को आ रही है। कृत्रिम रेशों के कारण सूती वस्त्र उद्योग का महत्व थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये गुणवत्तापूर्ण होते हैं। मशीनरी के आधुनिकीकरण के कारण स्वचालित मशीनें लगाना आवश्यक है, परंतु इसमें पूंजी का अधिक व्यय करना पड़ता है। अगर इसको कर लिया जाए तो फिर सूती वस्त्र उद्योग अपने चरम पर पहुंच सकता है। सूती वस्त्र उद्योग की मिलें सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की काफ़ी पुरानी हो गई हैं, जिसके कारण उनकी उत्पादकता पर असर पड़ रहा है, यानी उत्पादन कम होता जा रहा है। देश में अगर हम भारत की बात करें तो लंबे रेशे की कपास का उत्पादन कम होता है। इसी कारण कपास को हम विदेशों से भी मंगाते हैं और अपने देश में हम इसका निर्माण करते हैं कपड़ों का। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग भी भारतीय और विदेश के तमाम उद्योगों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम यहाँ पर एक अन्य उद्योग की बात करते हैं, स्वच्छंद उद्योग। ये क्या है, इसको भी हम आपको इस लेक्चर में ही समझा देना चाहते हैं कि स्वच्छंद उद्योग क्या है। स्वच्छंद उद्योग क्या है? स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। ये कच्चे माल की कमी या बढ़ोतरी पर निर्भर नहीं करते और इसमें श्रमिकों की भी कम आवश्यकता पड़ती है। सड़कों का जाल विकसित होने के कारण ये उद्योग अधिक विकसित हुआ है। साथ ही साथ ऐसे उद्योग पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करते। इन उद्योगों में कच्चा माल दूसरे उद्योगों का तैयार माल होता है, जिससे क्षति का स्तर बहुत कम होता है। तो ये था स्वच्छंद उद्योग। अब हम इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। इस पाठ का आखिरी लेक्चर
जिसमें हम बाकी के बिंदुओं को समाहित करेंगे, वो आपको अगले लेक्चर में दिया जाएगा। तो धन्यवाद।